हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 3 लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिसमें कि पहला टॉपिक है व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख। इसके अंदर हम लोग को व्यवसाय के जो भी लेखांकन के बहुत सारे मूल प्रलेख होते हैं उनके बारे में समझना है और बात करना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लेखांकन के स्रोत प्रलेख यानी कि मूल प्रलेख होते क्या हैं। तो देखिए, वे रसीद या दस्तावेज जिनके आधार पर प्रारंभ में लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है तथा बाद में भी जिन्हीं के आधार पर उन लेखों की जांच की जाती है, लेखाकरण के मूल प्रलेख कहलाते हैं। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं डेली वेज का जो हमारा होता है लेन देन, उससे जैसे कि आप जाते हैं मार्केट में, ठीक है, आप शॉपिंग मॉल में गए, आपने शॉपिंग ढेर सारी की, फिर आप उसका बिल बनवाते हैं कि आपने क्या क्या शॉपिंग की। तो जो आपका बिल आपको मिला वो है मूल प्रलेख। ठीक है, मूल प्रलेख मतलब कि आपको वो बिल मिला। ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपने कहीं से खरीदारी की अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ से आपने खरीदारी की तो आपने जो भी सामान खरीदा उसका आपको एक बिल मिला होगा। तो आप क्या करेंगे, जब अपने पुस्तकों में लेखा करेंगे तो उस बिल के आधार पे, जो आपको बिल मिला है उस बिल के आधार पे पुस्तकों में लेखा करेंगे। और बाद में जब आपको ये देखना होगा कि आपने सही सही लेखा किया है कि नहीं, तो आप बाद में भी क्या करेंगे, उस बिल से अपने आपने जो लेखा किया है उन दोनों को मिलान करेंगे कि मेरा लेखा जो है वो सही सही हुआ है कि नहीं। तो क्या हुआ, आपने शॉपिंग की, आपको बिल मिला, उस बिल से सबसे पहले क्या किया, प्रारंभ में आपने क्या किया, लेखा पुस्तकों में लेखा किया और बाद में क्या किया, उन्हीं बिल के आधार पर ही आप उन लेखों की जांच करते हैं। तो ये तो था सिंपल लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बिज़नेस में सिर्फ क्या है कि बिज़नेस में क्या हो गया चेंज, कि बिज़नेस में बिज़नेस का सामान खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार का पेमेंट किया गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया बिज़नेस ने, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब उसने पेमेंट किया तो उसे एक रसीद मिली होगी, उस रसीद के आधार पे पहले उसने लेखा किया होगा, बाद में जब उसकी उस लेखे की जांच की जानी होगी तो उस रसीद से ही उस लेखे की जांच भी की गई होगी। तो यही होता है मूल प्रलेख। ठीक, लेखाकर्म के मूल प्रलेख इन्हीं को हम लोग कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले इनकी जो विशेषताएं होती हैं कि जो मूल प्रलेख होते हैं वो लिखित होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मुंह से बोल दिया गया कि आपने ये सामान खरीदा, आपने ये पेमेंट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लिखित होते हैं, प्रॉपरली ये लिखे हुए होते हैं कि हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कहाँ पेमेंट किया है, कहाँ से हमें पैसा मिला है, यानी कि जो भी हमने लेन देन किया उसके संबंध में जो भी हमारा मूल प्रलेख होता है वो लिखित होता है। दूसरा है निश्चित प्रारूप। इनका एक स्पेसिफिक प्रारूप होता है। ठीक है, एक डिज़ाइन होता है, एक प्रारूप होता है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस बिल का निर्माण यानी कि उस मूल प्रलेख का निर्माण किया जाता है। जैसे विभिन्न लेन देन होते हैं तो उनके लिए विभिन्न जैसे ये हमारा तीसरा कि विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों के लिए विभिन्न प्रारूप, यानी कि जितने भी व्यापारिक व्यवहार हो रहे हैं, जैसे हमने अगर माल खरीदा है या बेचा है तो उसका एक अलग मूल प्रलेख होगा। ठीक है, हमने अगर किसी को पेमेंट किया है तो उसका एक अलग मूल प्रलेख होगा। तो इस तरीके से होता है। चौथा है आर्थिक घटना की वास्तविकता का ज्ञान, यानी कि मूल प्रलेख हमें बताते हैं कि कौन सी आर्थिक घटना हुई। आर्थिक घटना मतलब कि हमने कौन सा फाइनेंशियल लेन देन किया है, जैसे कि कोई रसीद है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है या फिर भवन का बिल्डिंग का बिल है। तो हम जब पेमेंट करते हैं तो वो हमें बिल मिला, तो उस बिल से हमें ये पता चलता है कि हाँ ये काम हुआ है। ठीक है, फिर है आपसी विवादों के निपटारे में सहयोगी। अगर कोई भी थोड़ी बहुत मतभेद हो जा रही है व्यापारियों में या फिर व्यापार के किसी भी पक्षकार में, तो वहाँ पे ये जो बिल्स हैं, ये जो मूल प्रलेख हैं, वो साक्ष्य के रूप में यानी कि सबूत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर है छठवां लेखा पुस्तकों की जांच संभव। तो जैसे कि हमने बताया कि पहले हम लोग इन्हीं मूल प्रलेखों से लेखा करते हैं और बाद में इन्हीं मूल प्रलेखों से उस लेखे की जांच भी करते हैं। और लास्ट है दो प्रकार के प्रलेख होते हैं, मतलब दो प्रकार के मूल प्रलेख होते हैं। एक होता है आंतरिक प्रलेख और दूसरा है बाह्य प्रलेख। आंतरिक प्रलेख क्या होते हैं, जो व्यापारी द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं, और बाह्य प्रलेख जो दूसरे व्यापारियों से प्राप्त हो। ठीक है, देखिए आंतरिक प्रलेख और बाह्य प्रलेख का कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं कि ये प्रलेख आंतरिक है और ये बाहरी है। आंतरिक और बाह्य
कब कहे जाएंगे? जैसे आपका बिजनेस है तो आप कोई भी बिल या फिर कोई भी रसीद तैयार कर रहे हैं तो वो आपके द्वारा तैयार की जा रही है आपके बिजनेस में। तो वो हो गई आंतरिक प्रलेख। भले वो आप तैयार करके आप दूसरे को दे दीजिए, क्योंकि एक कॉपी तो बिजनेसमैन के पास रहती है। कोई भी अगर आपने रसीद काटी है तो उसकी एक कॉपी आपके पास रहेगी और दूसरी जो है वो दूसरे को, जो भी दूसरा पक्षकार होगा उसको आप देते हैं। तो वो हो गया आंतरिक प्रलेख जो कि आप तैयार करके दूसरे को दे रहे हैं। दूसरा होता है बाह्य प्रलेख जो कि दूसरे व्यापारी, जो दूसरे बिजनेसमैन है वो आपको देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी विशेषताएं। तो अब आगे है हमारे ऐसे दस्तावेज या फिर प्रलेख कह सकते हैं आप, जो कि लेखांकन के कार्य में उनके मूल प्रलेख के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 हमारे पास मूल प्रलेख के तौर पर दस्तावेज उपलब्ध हैं। और भी बहुत सारे मूल प्रलेख के तौर पर दस्तावेजों को यूज़ किया जाता है, बट जो मेन है वो ये है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैश मेमो। तो देखिए, इसे माल के नकद विक्रय या फिर नकद क्रय की स्थिति में जारी किया जाता है, जिसे विक्रेता अपने क्रेता को प्रदान करता है। ठीक है, सिंपल सा, जब कोई व्यापारी माल बेचा किसी व्यापारी ने, ठीक है, और उसके बदले में उसे तुरंत कैश में या फिर बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत उसे मिल गया, तो उस कंडीशन में क्या करता है जो नकद विक्रेता है, जिस विक्रेता ने, जो सेलर है, वो सेलर क्या करता है, एक रसीद तैयार करता है और वो रसीद वो किसको देता है, अपने खरीदार को, यानी कि अपने क्रेता को देता है। तो वो जो रसीद इस टाइम दी जाती है उसे हम लोग कैश मेमो कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप मतलब समझ सकते हैं कि जब भी नकद माल बेचा गया है तो जो भी रसीद हमारे खरीदार यानी ग्राहक को दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, कैश मेमो कहलाएगी। इसका प्रारूप भी आइए हम लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आएगा कि कैश मेमो आखिर में होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कैश मेमो एक बहुत ही सिंपल सी रसीद होती है जिसमें सबसे पहले हम लोग वो डेट लिखते हैं जिस डेट पर बिल काटा जा रहा है, फिर कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसके द्वारा जो भी सामान खरीदा गया उसका पूरा डिटेल लिखा जाता है, फिर पूरे अमाउंट को टोटल करके वर्ड्स में और नंबर्स में दोनों में लिखा जाता है, और लास्ट में जो कस्टमर है और जो सेलर है उन दोनों के हस्ताक्षर भी होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कैश मेमो का प्रारूप। दूसरा आता है हमारा बीजक। तो इसे माल के उधार विक्रय पर विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैश मेमो हमारा जो है वो नकद, जब हम लोग माल बेच रहे हैं तब विक्रेता क्या करता है, क्रेता को देता है। बीजक कब देता है, जब माल उधार बेचा जा रहा है। ठीक है, तो कौन देगा, जाहिर सी बात है कि विक्रेता ये बीजक किसको देगा, अपने क्रेता को देगा। तो ये बीजक जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रतियों में, यानी कि इसकी 3 कॉपी तैयार की जाती है। जो सबसे पहली कॉपी होती है वो माल के क्रेता के लिए बिल के रूप में होती है, जिसे डाक, बैंक या कुरियर द्वारा क्रेता को प्रेषित, प्रेषित मतलब होता है भेजना, प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो क्रेता है यानी कि जो कस्टमर है उसने जब ऑर्डर दिया माल का, मान लीजिए, और विक्रेता ने माल जो है वो भेजने की तैयारी कर ली, तो जब ऑर्डर मिला है तो कुछ ना कुछ, क्योंकि बिज़नेस का बात है तो बिज़नेस में तो हर एक चीज़ जो लेन देन होता है वो थोड़ा सा उसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब जैसे क्रेता ने विक्रेता को मैसेज किया या फिर जा कर के विक्रेता ने बोला कि हमको 1 लाख का माल चाहिए, तो 1 लाख रुपए उसने एडवांस में दे दिया होगा विक्रेता को। तो उस टाइम विक्रेता क्या करता है, एक बिल के रूप में क्रेता को देता है कि ये आपका बिल रहा, आपके सामान का बिल रहा। तो इससे क्रेता को भी ये रहता है कि हाँ, मेरे पास इस चीज़ का जो है एक तरीके से सबूत है कि मैंने 1 लाख रुपए इनको दिया है और इसके बदले में ये जो सेलर है वो हमें सामान बेचेगा। ठीक है, अब दूसरी प्रति जो है, जब माल पैक करके क्रेता यानी कस्टमर के पास भेजा जाता है तो उस माल के साथ भी एक स्लिप दिया जाता है क्रेता को। ठीक है, और तीसरा जो है वो विक्रेता यानी कि जो सेलर है वो खुद अपने पास ही रखता है, जिसके आधार पे कि वो अपने लेखा पुस्तकों में लेखा कर सकें। ठीक है, तो आइए इसका प्रारूप भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इनवॉइस का प्रारूप भी कैश मेमो की तरह ही रहता है। इसमें भी सेलर के पूरे नाम और उसके एड्रेस का डिटेल रहता है। साइड में जो कस्टमर है उसका नाम और एड्रेस का डिटेल रहेगा। कस्टमर ने जो भी सामान खरीदे उन सब का पूरा डिटेल हम लोग डाल करके लास्ट में अमाउंट टोटल करते हैं।
साइड में लिखा है कि कस्टमर किस तरीके से पेमेंट कर सकता है, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो सेलर की दी जाती है। और इसमें जो एक ख़ास बात है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो दी जाती है, जो कि सेलर डिसाइड करता है कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे पेमेंट किया जाएगा उधार का। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा इनवॉइस का प्रारूप है। तीसरा है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है कि इसको उधार खरीदे गए माल की वापसी पर क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाता है। यानी कि अगर जो माल क्रेता ने कस्टमर ने खरीद के लाया है वो उधार है, ठीक है, उसने उधार माल खरीद के लाया है और उस उधार माल में उसको कोई भी कुछ आइटम्स जो है वो पसंद नहीं आए या फिर ख़राब मिले हैं किसी भी कारण से, वो क्या करता है वो वापस करना चाह रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो क्रेता है, जो कस्टमर है, वो एक डेबिट नोट तैयार करेगा और वो उसको माल के साथ उसके विक्रेता के पास भेजेगा। तो इस डेबिट नोट में क्या क्या चीज़ें वर्णित होती हैं वो सब हम लोग देखते हैं इसके प्रारूप में। तो देखिए, सबसे पहले डेबिट नोट कौन लिखता है, तो डेबिट नोट जो है वो मेनली कस्टमर द्वारा लिखा जाता है जिसको कि अपना सामान जो उसने ख़रीदा वो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर अपना नाम यानी कि अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस मेंशन करेगा। डेबिट नोट का सीरियल नंबर डाला जाएगा और डेबिट नोट जिस डेट पर लिखा जा रहा है वो डेट मेंशन की जाएगी। उसके बाद जिसे वो ये डेबिट नोट लिख रहा है यानी कि मेनली सेलर को लिखा जाता है, तो सेलर का नाम और उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर जितने भी अमाउंट का सामान वो वापस कर रहा है और जिस वजह से वापस कर रहा है वो वजह और वो अमाउंट वहाँ पर और उस सामान का डिटेल जो है वो मेंशन किया जाएगा। लास्ट में प्रिपेयर्ड बाय में जिसने इसको डेबिट नोट लिखा है यानी कस्टमर, और स्टैम्प अपनी कंपनी का डालेगा। तो ये है डेबिट नोट का प्रारूप। चौथा मूल प्रलेख है हम लोग का क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, तो क्रेता द्वारा वापस किया गया माल सहित डेबिट नोट प्राप्त होने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, क्रेता ने मतलब जो कस्टमर है वो चाह रहा है कि वो माल वापस करे कुछ आइटम, तो कस्टमर क्या कर रहा है, उसने जो भी माल उसको वापस करना है वो माल और साथ में एक डेबिट नोट जिसमें कि आपने देखा कि उसमें लिखा रहता है कि वो क्या क्या माल वापस कर रहा है और कितने का वो अमाउंट का है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जब विक्रेता को मिल जाती हैं तो विक्रेता क्या करता है वो सारी चीज़ें वापस कर लेता है और उसका जो अमाउंट है वो बैंक के थ्रू या कैश में जिस भी तरीके से वो क्रेता को उस सामान का पैसा भेज देता है। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, विक्रेता क्या करता है, एक क्रेडिट नोट जारी करता है क्रेता के लिए। यानी कि एक तरीके से जो क्रेता को ये पता चल जाए कि विक्रेता ने माल वापस ले लिया है और उसका अमाउंट उसके बैंक में या फिर कहीं किसी भी तरीके से उसके पास भिजवा दिया है, तो इसके लिए विक्रेता जो है वो एक क्रेडिट नोट जारी करके किसको भेजता है, क्रेता को। ठीक, अब इसका प्रारूप भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, क्रेडिट नोट जो है वो डेबिट नोट का जस्ट अपोजिट होता है। तो क्रेडिट नोट सेलर तैयार करता है जब उसे डेबिट नोट मिल जाता है। तो सबसे पहले सेलर अपना नाम यानी कि अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस मेंशन करेगा, क्रेडिट नोट का सीरियल नंबर और जिस डेट पे क्रेडिट नोट लिखा जा रहा है वो डेट मेंशन की जाएगी। फिर टू करके जिस भी कस्टमर के लिए क्रेडिट नोट लिखा जा रहा है उसका नाम और एड्रेस, फिर बताया कितने अमाउंट का उसने सामान वापस लिया है कस्टमर से। फिर नीचे उस सामान के पूरे डिटेल्स लिखी जाएंगी। फिर प्रिपेयर्ड बाय में सेलर अपना नाम लिखेगा और लास्ट में जो भी कस्टमर है उसका नाम और सिग्नेचर वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल सा क्रेडिट नोट का फॉर्मेट। पाँचवा है हमारा चेक। चेक में क्या है कि ये जो है वो बैंक के ग्राहक द्वारा किसी अन्य पक्षकार को राशि भुगतान करने पर अथवा बैंक से राशि निकालने पर जारी किया जाता है। देखिए, चेक तो आमतौर पे हम सभी लोग जानते हैं चेक किस तरीके से यूज़ होता है, उसका प्रारूप क्या होता है। तो सिंपल सा जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी जो है, जाहिर सी बात है उसका एक बैंक में अकाउंट होगा, तो वो इस तरीके से वो बैंक का ग्राहक हुआ। ठीक है, तो जो व्यापारी बैंक का ग्राहक है जब उसे किसी और को पेमेंट करना है, व्यापारी ही नहीं कोई भी व्यक्ति, अगर वो उसका कोई बिजनेस है तो वो क्या कर रहा है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना है तो उस चेक से पेमेंट करना है तो वो चेक एक इशू करता है, या फिर अगर उसे भी पैसा निकालना है तो भी उस कंडीशन में वो चेक इशू कर सकता है। ठीक है, तो इसके प्रारूप को भी हम लोग थोड़ा नॉर्मल ही समझ लेते हैं। देखिए, चेक जैसा कि हम सभी लोगों ने चेक तो देखा ही हुआ है, इसमें सबसे ऊपर बैंक का नाम रहता है, फिर डेट रहता है जिस डेट पे हम लोग वो चेक काट रहे हैं,
फिर जिसे वो चेक हम लोग काट कर दे रहे हैं, जिसके भी नाम पर दे रहे हैं वो उनका नाम, और जो अमाउंट हमको चेक में डालना है वो अमाउंट डाल करके लास्ट में जो भी व्यक्ति वो चेक काट रहा है वो चेक पे क्या करेगा, अपना साइन करेगा। तो ये सिंपल सा हमारा एक चेक का फॉर्मेट होता है। छठा है जमा पर्ची। तो देखिए जमा पर्ची क्या होती है, तो बैंक के ग्राहक द्वारा बैंक में नकद राशि अथवा चेक जमा करने पर जमा पर्ची तैयार किया जाता है, किंतु दोनों स्थिति में अलग अलग जमा पर्ची का प्रयोग होता है। जमा पर्ची हम लोग बहुत ही आमतौर पे सारे लोग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बैंक में जब आप जाइए, अगर आपको पैसा बैंक में जमा करना है, चाहे कैश में जमा करना है, चाहे आपको अपना चेक जमा करना है, उन दोनों ही कंडीशन में पहले हम लोग जमा पर्ची भरते हैं। ठीक है, एक आप लोगों ने देखा होगा एक स्लिप होता है जो कि हम लोग भरते हैं, उसे अपने बैंक के जो हमारे वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको देते हैं, तो वो उस स्लिप को लेकर के हमें हमारा पैसा जो हमें जमा करना है वो हमारे अकाउंट में जमा कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम लोगों ने नॉर्मली सब लोगों ने वो स्लिप देखी हुई है, लेकिन आइए आज उसको हल्का सा थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो हमारी बैंक की जमा पर्ची होती है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जो हमारा लंबा वाला हिस्सा है और दूसरा जो है वो छोटा वाला हिस्सा। तो जो लंबा वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं पर्ण, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं प्रतिपर्ण। दोनों में जो है वो लगभग सेम डिटेल्स रहती हैं, जैसे कि जो भी खातेदार का नाम है, उसका अकाउंट नंबर है, उसे जो जितने भी रुपए जमा करने हैं, और डेट वगैरह, और जो हमारी बैंक का नाम है और बैंक का जो भी ब्रांच है, ये सारी डिटेल दोनों साइड में ही भरी जाती हैं। तो बैंक क्या करता है, जब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो जो लंबा वाला हिस्सा है वो अपने पास रख लेता है, और जो छोटा वाला हिस्सा है उस पर स्टैम्प लगा करके वो कस्टमर को वापस दे देता है, जिसके आधार पर कस्टमर क्या करता है, अपने यहाँ लेखा पुस्तकों में आराम से लेखा कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो हमारा स्टेट बैंक का जो है फॉर्मेट है, ये ऐसा लगभग सारे बैंक में भी ऐसे ही जो जमा पर्ची का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। लास्ट मूल प्रलेख है हमारा नकद रसीद। तो देखिए इसे नकद प्राप्ति के समय 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। पहली प्रति नकद प्राप्तकर्ता अपने पास रखता है तथा दूसरी प्रति भुगतान करने वाले को दी जाती है। सिंपल सा फंडा है, जैसे आपने कोई भी उधार माल बेचा या फिर आपने कोई भी कार्य ऐसा किया है जिसके बदले में आपको पैसा बाद में मिल रहा है, तो आपको जब भी पैसा मिलेगा उस कंडीशन में आप एक नकद रसीद तैयार करेंगे, जिसकी एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी जो आपको पेमेंट कर रहा है पैसे का उसको देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नकद रसीद। इसका प्रारूप भी बहुत ही सिंपल सा होता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कैश रिसिप्ट का फॉर्मेट जो है वो काफ़ी सिंपल सा होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें पैसा किससे प्राप्त हो रहा है, तो उसका नाम और उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। फिर किस वजह से वो पैसा हमें मिल रहा है उस रीज़न को मेंशन किया जाएगा। रिसीव्ड बाय में हम लोग लिखेंगे कि जो भी उस पैसे को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। फिर साइड में आप देख सकते हैं कि कैश रिसिप्ट का नंबर, जिस डेट पे हमें कैश मिल रहा है वो डेट, पेमेंट मेथड कैसे हमें पेमेंट मिला है और जो भी अमाउंट में मिला है उसे, और लास्ट में जो देने वाला है उसकी साइन रहती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने जितने भी हमारे लेखांकन के मूल प्रलेख हैं उन सभी के बारे में जाना, उनके प्रारूप को देखा समझा, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।